एक नंबर का चाइनीज, ठीक है, चाइनीज माल बोल सकते हैं। ये जो चाइनीज माल आया वो किसके समय में आया था, भारत में किसका शासन चल रहा था, ये पूछा जा रहा है। तो भाई अरे सुन बचुआ, एग्जाम के टाइम में शानदार पढ़ाएंगे, ठीक है। अरे सुन बचुआ, एग्जाम के टाइम में शानदार पढ़ाएंगे, अरे 2-3 घंटा बताएंगे, मेरिटवा तुम्हें दिलाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का क्लास 3 जीके जीएस का। चलिए मित्रों देख लेते हैं पहला क्वेश्चन, ये रहा बोर्डवा पे, ध्यान से देखिए क्या कहता है। शक संबंध किसने और कब शुरू किया था, पूछा जा रहा है। ये जो शक संबंध है, संबंध का मतलब क्या होता है, कैलेंडर होता है। तो ये कैलेंडर जो है किसने और कब शुरू किया था, ये पूछा गया है भाई। 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा, कनिष्क के द्वारा। चलिए देख लेते हैं दूसरा VVI क्वेश्चन क्या है भाई। चलिए बोर्डवा पे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये रहा बोर्डवा पे, ध्यान से देखिए। चलिए, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी। कौन सा गुफा का बात किया जा रहा है, अजंता। ये अजंता कहां पे है, तो ये है महाराष्ट्र पे। कौन सा राज्य में है, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिला, ये औरंगाबाद जिले से 100 किलोमीटर से अधिक दूरी पर अजंता जो सह्याद्री की पहाड़ियों में स्थित है, उसमें कुछ गुफाएं बनी हुई है। बहुत ही पुराना गुफा है, भारत की प्राचीनतम गुफाओं में से एक है। इसमें स्टार्टिंग में भाई 29 गुफा था। कितना गुफाएं था उसमें, 29, यानी 29 गुफाएं थे पहले। लेकिन अभी मात्र कितना बचा हुआ है, अभी बचा हुआ 6 गो। कई गो बचा हुआ बाबू, 6 गो बचा हुआ है। इस 6 गो में क्या क्या है, एक गुफा नंबर 1, गुफा नंबर 2, गुफा नंबर 9, गुफा नंबर 10, गुफा नंबर 16 और गुफा नंबर 17। तो जिसमें ये गुफा नंबर 16 और 17 का जिक्र किया जाता है हर बार प्रश्न में एग्जाम के। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा कौन सा समय, तो गुप्त कालीन। गुप्त काल के समय अजंता की गुफाएं बनाई गई थी। और कौन सा गुफा, 16 और 17वीं। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा। फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था, पूछा जा रहा है। ये जो फाहियान है ये चाइना का था आदमी। कहाँ का आदमी था, चाइना का, चाइनीज था, एक नंबर का चाइनीज, ठीक है, चाइनीज माल बोल सकते हैं। ये जो चाइनीज माल आया वो किसके समय में आया था, भारत में किसका शासन चल रहा था, ये पूछा जा रहा है। तो भाई चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, रामगुप्त या कुमारगुप्त। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के समय ये फाहियान उड़ के आया था यान लेके। चलिए ये चाइनीज माल का बात तो समझ गए भाई कब आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चोल राजाओं का शासन था। चोल, चोल बांग्ला में चौल का मतलब होता है चलना। तो ये जो चोल राजाओं का शासन था कहां पे था, तमिलनाडु पे था, आंध्र प्रदेश पे था, कि केरल पर था, कि बंगाल पर था। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा तमिलनाडु। तमिल, तमिल, तमिल। तो तमिल मतलब चौल। चलिए चौलेंगे तब जाके मिलने जाएंगे, कहां, तमिल। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा, सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था। कौन सा हीरा का बात किया जा रहा है, कोहिनूर, भारत की शान। लेकिन अभी भारत के पास नहीं है। ये कहां पे अभी है, ये ब्रिटेन में है, रानी का महल में सजा हुआ है, म्यूजियम में धरा हुआ है। तो ये कोहिनूर हीरा को बहुत लोगों ने लूटने का प्रयास किया। सबसे पहले आया इस्लाम लूट लिया, उसके बाद अंग्रेज आया, अंग्रेज लूट के सीधे कहां चल गया, अपना देश लेके चल गया। तो ये पूछा जा रहा भाई कौन सा खान से निकला था, उड़ीसा के खान से, कि छोटा नागपुर के खान से, कि बीजापुर के खान से, कि गोलकुंडा के। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोलकुंडा के खान से। ये गोलनियर, ये जो चमकता हुआ कोहिनूर हीरा है इसी जगह से प्राप्त हुआ था। चलिए देख लेते हैं अगला VVI क्वेश्चन, मोस्ट VVI क्वेश्चंस का सीरीज है ये, अब ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा बोर्डवा पे, हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी। हल्दी घाटी, यह हल्दी घाटी कहाँ है, बंगाल पे है। तो किसके बीच हुआ था, अकबर, राणा संग्राम सिंह, अकबर, मेदिनी राय, अकबर, राणा प्रताप सिंह, अकबर और उदय सिंह।
तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा मित्रों, वो क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अकबर और अकबर और राणा प्रताप सिंह हो जाएगा। चलिए कुछ विशेष जानकारी इस प्रश्न का और देखते हैं, वो विशेष जानकारी क्या है। देखिए, हल्दी घाटी की प्रसिद्ध लड़ाई 1576 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1576 ईस्वी में। और मेवाड़ के शासक राणा प्रताप, ये जो राणा प्रताप थे वो कहाँ के शासक थे? अगर पूछा जाता तो आपको जवाब देना है मेवाड़ यानी राजस्थान। और अकबर की सेनाओं के मध्य लड़ी गई थी। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह ने किया था। अगर पूछा जाएगा ये जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच, तो इसका नेतृत्व किसने किया था अकबर का सेना का? तो हो जाएगा मान सिंह। और आसफ खान ने किया था, दो जन, मान सिंह और आसफ खान। इसका परिणाम मुगल सेना के पक्ष में रहा, यानी मुगल सेना क्या हो गई? जीत गई। और राणा प्रताप को स्वयं को सुरक्षित यानी बचाने के लिए उसको छुपना पड़ा। और कहां? पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ी। समीप की पहाड़ी, बगल में जो पहाड़ सब था ना हल्दी घाटी में, तो घाटी है मतलब क्या है? पहाड़ी इलाका है, तो उस घाटी के पहाड़ में जाके इसको छुपना पड़ा। तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा पे, ध्यान से देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 7, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज होके उल्टा फुल्टा मार के चले आते हैं। आपको उल्टा फुल्टा नहीं मारना है। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा अरविंद घोष। क्या हो जाएगा बच्चों? अरविंद घोष। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा बोर्डवा पे, क्वेश्चन नंबर 8, लेडी विथ द लैम्प के नाम से कौन विख्यात है? सब तो भाई लेडी है, सब तो लेडीज है। ये सरोजनी नायडू को देख लीजिए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इंदिरा गांधी, मायावती। तो इसमें से सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। नाम में ही देखिए इंग्लिश वर्ड छुपा हुआ है। तो लेडी विद द लैम्प, ये भी इंग्लिश, ये भी इंग्लिश, याद करके रख लीजिएगा। क्या होगा? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को क्या बोला जाता है? लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है। चलिए, इसका मतलब क्या होता है? दया और सेवा की देवी। दया और सेवा की देवी थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। चलिए इसका कुछ विशेष पहलू, विशेष जानकारियां देख लेते हैं। विशेष जानकारी क्या है? लेडी विद द लैम्प फ्लोरेंस नाइटिंगेल विख्यात है। वो क्रीमिया के युद्ध में घायल सैनिकों की सेवा और संगठित प्रयास करने वाली प्रसिद्ध अंग्रेज परिचारिका थी। देखिए, युद्ध में जो घायल हो जाता था, सेवा, सत्कार, दुलार, प्यार करने वाली महिला थी। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा बोर्डवा पे, ब्रिटिश प्रशासन के दौरान निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति अपनाया था? कौन सी नीति? हड़प। तुम अगर शांति से दे दोगे तो ठीक है, नहीं तो हम जाके हड़प लेंगे, छीन के ले आएंगे। ये नीति कौन अंग्रेज ने किया था भाई? सब तो अंग्रेजी है। पहला अंग्रेज का नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस, दूसरा अंग्रेज का नाम है लॉर्ड हेस्टिंग, तीसरा है लॉर्ड विलियम बेंटिंग और चौथा है लॉर्ड डलहौजी। तो इसका जो सही जवाब है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इसका सही जवाब है लॉर्ड डलहौजी। क्या? डलहौजी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, कहां पे? बोर्डवा पे। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास संस्थापक सदस्य थे। ये दोनों जन, चित्तरंजन दास और ये मोतीलाल नेहरू, किसके संस्थापक थे? पहला भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, दूसरा फॉरवर्ड ब्लॉक, तीसरा समाजवादी स्वराज पार्टी, तीसरा चौथा हो जाएगा स्वराज पार्टी। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा स्वराज पार्टी के। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जानने से पहले कुछ विशेष जानकारी देख लेते हैं। तो विशेष जानकारी क्या है, ध्यान से देखिए। असहयोग आंदोलन की विफलता। असहयोग आंदोलन जब महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था तो उतना असर वो नहीं डाल पाया तो मैंने विफल हो गया, सफल नहीं हो पाया। के बाद 1923 में स्वराज पार्टी बनाई गई। कौन सी पार्टी? स्वराज की पार्टी, खुद से राज करेंगे। इसके संस्थापक अध्यक्ष CR दास यानी चित्तरंजन
दास और महासचिव मोतीलाल नेहरू थे, यानी दोनों संस्थापक हो गए। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य, देखिए कोई भी पार्टी जब बनता है उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, चाहे बीजेपी का ले लीजिए, चाहे कांग्रेस का ले लीजिए, चाहे बजरंग दल का ले लीजिए, चाहे कोई अन्य दल का ले लीजिए। तो उद्देश्य चुनावों के माध्यम से काउंसिलों में प्रवेश कर उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना था। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा बोर्डवा पे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बहुत ही फेमस है, बीएचयू जिसको हम लोग कहते हैं। और ये जो बीएचयू है अभी कौन से राज्य में है? तो यूपी। यूपी में का बा? योगी बा। चलिए देख लेते हैं इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मदन मोहन मालवीय। क्या हो जाएगा? मदन मोहन मालवीय। तो चलिए देख लेते हैं इसका भी कुछ विशेष जानकारियां। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए मदन मोहन मालवीय ने प्रबल रूप से जोर दिया था। कौन सा शिक्षा? धार्मिक शिक्षा। और वकालत की। इन्होंने वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और वर्ष 1919 से 1939 तक इसके कुलपति भी बने रहे। कुलपति मतलब हेड बन के रहे, कोई खुदे स्थापना किया है ना। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन ये रहा बोर्डवा पे, किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ? पूछा जा रहा प्रथम विश्व युद्ध जो समाप्त हुआ ना, कब से स्टार्ट हुआ था? 1914 से 1918 तक ये चला ना। तो भाई ये जो 1918 में खत्म हुआ तो कौन सा संधि हुआ था जिसके कारण ये खत्म हुआ, ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ब्रसेल्स की संधि। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन से पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं इस प्रश्न के। वर्सेल्स की संधि प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गई 11 नवंबर 1918। वो डेटवा पूछा जा सकता है कब हुआ था, तो 11 नवंबर। 1 और 1 मिल गया। तो जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। और कौन सा देश? जर्मनी ने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण। ले बेटा, और हमसे ना हो पाई और ये युद्ध हम नहीं कर पाएंगे। जाके हाथ अपना जोड़ दिया, पैर में जाके पकड़ लिया। किसका पैर पकड़ लिया? मित्र राष्ट्र का, क्योंकि दो राष्ट्र के बीच हुआ था ना, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र का गौड़ सबको पकड़ लिया, पर हमको माफी दे दीजिए। और कब दिया? 11 नवंबर 1918 को। तो 28 जून 1919 को जर्मनी और मित्र राष्ट्र, बोले तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन देश थे? ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और रूस। और फ्रांस में पेरिस के निकट स्थित वर्सा यानी वर्सेल्स में एक संधि पर हस्ताक्षर किया जिसे प्रथम विश्व युद्ध का औपचारिक समापन माना गया। कौन सी संधि? वर्साई की संधि। और ये एक अपमानजनक संधि थी। इस संधि में हुआ क्या था? जर्मनी को अपना कोयला देना पड़ा, अपना संसाधन देना पड़ा, सब चीज में कब्जा हो गया। किनका? मित्र राष्ट्रों का। तो इसका बदला लेने के लिए हिटलर बाद में आया और सबको हुचकाने लगा और फुचकाने लगा, और उसी के वजह से द्वितीय विश्व युद्ध भी घटा। और जो कि 4 साल नहीं, कितने साल चला? पूरे 6 साल। 6 साल बोले तो 1939 से 1945। और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका कौन सा देश? सबका दादाजी, बोले तो अमेरिका ने निभाया। और जाके सीधे परमाणु बम फुटा दिया। कहाँ पे फुटा दिया था? जापान में, हिरोशिमा नागासाकी में। बम देख के सबका हालत ही पंचर हो गया। अब पंचर होने के बाद फिर से बेचारा जर्मनी हार गया। उसके बाद से अभी तक विश्व युद्ध हुआ नहीं है। लेकिन एक समय था शीत युद्ध, तो शीत युद्ध में उसको बोला जाता था तब क्या? तृतीय वर्ल्ड वॉर यानी थर्ड वर्ल्ड वॉर के नाम से उसे जाना जाता, लेकिन हुआ नहीं। वो सिचुएशन ऐसा हो गया था, एक तरफ रूस और एक तरफ अमेरिका, ये दोनों को बीच में भयंकर मनमुटाव। लगता था कभी भी युद्ध हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भगवान की कृपा है, नहीं तो हम लोग भी आज समझ सकते हैं क्या होता। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा पे। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता। हम लोग को जो मौलिक अधिकार मिला है, आप लोग बताइए कई को मौलिक अधिकार हम लोग को मिला है। तो क्या बोला जा रहा है? निलंबित किया जा सकता है। ऐसा कब होता है?
कब होता है? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, वित्तीय आपातकाल के दौरान, कभी भी नहीं या कभी भी, किसी भी दशा में। तो इसका जो सही जवाब है हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल। जब राष्ट्र में कोई आपत्ति आ जाती है, आपातकाल शामिल हो जाता है, उस समय क्या होता है, हमारे जितने भी मौलिक अधिकार है वो हमसे छीना जा सकता है या छीन लिए जाते हैं। चलिए देखते हैं। और तब राष्ट्रपति शासन लगता है। कौन सा शासन लगता है? राष्ट्रपति शासन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित है। देखिए सबसे पहले हम सूची के बारे में बात करते हैं। भारत का जो शक्ति का बंटवारा है वो 4 सूचियों में होता है। सबसे पहला सूची होता है उसको बोलते हैं संघ सूची। किस नाम से जानते हैं? संघ सूची। और दूसरा नंबर, संघ सूची का जितना भी पावर है वो होता है किसके पास? केंद्र सरकार के पास। जैसे हो गया बैंकिंग, हो गया अंतरराष्ट्रीय मामले, हो गया मुद्रा, हो गया ये सब जो है, संचार भी हो जाएगा। और दूसरा जो पावर है वो बांट दिया जाता है, उसको राज्य सूची कहते हैं। राज्य के पास जो पावर होता है, जैसे पुलिस हो गया, कृषि हो गया, व्यापार हो गया, ये सब एग्जाम्पल आ जाता है। और तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं समवर्ती सूची। कौन सा सूची कहते हैं? समवर्ती सूची। और ये समवर्ती सूची में पावर दोनों के पास होता है। वो जो पावर है वो केंद्र सरकार का भी उसमें होता है, राज्य सरकार का भी होता है, लेकिन मान्य किसका होता है? मान्य होता है केंद्र सरकार का। चलिए देखते हैं। और चौथा जो हो जाएगा, चौथा जो बच जाता है, जो संविधान में नया नया जुड़ता है, उसको अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं। और ये अवशिष्ट शक्तियां जो सूची होती है, ये पूरा अधिकार इनका कौन रखता है? केंद्र सरकार रखता है। अगर हम विषय के बारे में बात करते हैं तो इसमें 97 एनसीईआरटी का किताब का बात कर रहे हैं, 97 है। अभी करंट देखिएगा बढ़ गया है। राज्य सूची का 66, समवर्ती का 47 और अवशिष्ट शक्तियां का जो बच जाता है उसमें हो जाता है। तो इस तरह से सूचियों को बांटा गया। तो इसमें पूछा गया है अवशिष्ट शक्तियां निहित है तो किसके पास? केंद्र सरकार के पास। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखिए। उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश है? उच्चतम न्यायालय, ठीक है, उच्च न्यायालय नहीं, उच्चतम यानी सुप्रीम कोर्ट। चलिए इसमें पूछा गया है तो इसका जवाब देते हैं। ऑप्शन नंबर सी, पूरा पूरी 30 गो। 30 गो क्या होता है? न्यायाधीश होता है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं इस प्रश्न का। क्या है? मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 8, एक मुख्य न्यायाधीश 60 अन्य न्यायाधीश नियत की गई थी। जब स्टार्टिंग में संविधान बना था तब बोला था कई गो रहेगा? 8 गो रहेगा, 7 गो रहेगा अन्य और 1 ठो रहेगा मुख्य। नियत थी। अनुच्छेद 124 में प्रदत्त शक्ति के अनुसरण में संसद ने सर्वोच्च न्यायालय यानी न्यायाधीशों की संख्या अधिनियमों के माध्यम से इनकी संख्या में परिवर्तन कर दिया। और किसके? कौन सा अनुच्छेद में? 124 में। वर्ष 1986 के अधिनियम द्वारा न्यायाधीशों की कुल संख्या 26, कितना? 26 हो गई। 1 + 25, एक मुख्य न्यायाधीश और 25 अन्य न्यायाधीश कर दी गई। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 जो सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या का संशोधन अधिनियम भी कहलाती है। फिर 2008 कहा जा सकता है कि अनुसार मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 30 हो सकती है। इसका मतलब टोटल को अगर देखा जाए, टोटल कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। 30 को हो जाएगा अन्य और 1 ठो हो जाएगा मुख्य। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? भाई मनुष्य कहाँ रहता है? जंगल में रहता है कि समाज में रहता है? तो आप बोलिएगा सर वो तो समाज में रहता है, समाज में रहता है इसीलिए उसको सामाजिक प्राणी कहते हैं। तो कौन बोला था इस चारों में से? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा अरस्तु। अरस्तु ने पहली बार बताया था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी जो समाज में रहता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा बुडवा पे, ध्यान से देखिए। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो तटीय इलाका होता है, तटीय बोले तो समुद्र गोड़ा, समुद्र गोड़ा में जो बाउंड्री रहता है ना, उस बाउंड्री का क्या नाम है? बोरा दोनों के बीच में जो रहता है तो उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? कोरोमंडल। किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल। और पश्चिम को मालाबार तट, केरल के निकट में जो होता है। और गोवा का अगर देखें तो गोवा का हो जाएगा कोंकण। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोर्डवा पे ये रहा।
शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया जलप्रपात है? जलप्रपात बोले तो झरना, झरझर के पानी नीचे गिरता है, उस झरना का बात किया जा रहा है। तो ये शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कावेरी। क्या हो जाएगा? कावेरी, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न ये रहा बड़वा पे, ध्यान से देखिए भाई। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीप पूछा गया, भारत की बोली जाती तो गंगा नदी, लेकिन ये प्रायद्वीप बोली जा रही है, यानी इसका जो सही जवाब हो जाएगा एकमात्र गोदावरी। क्या हो जाएगा? गोदावरी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, आप लोग बताइएगा। ठीक है, अब जैसे ये जो क्वेश्चन है इसका कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी देख लेते हैं, कुछ चलते देख लेते हैं। जैसे कि प्रायद्वीपीय जो नदी है वो तो गोदावरी हो जाएगी सबसे लंबी नदी। इसकी लंबाई कितनी है अगर ये पूछ दे तो 1465 किलोमीटर। और इसकी उत्पत्ति कहां से होती है? नासिक के, नासिक यानी महाराष्ट्र जिले के त्र्यंबकेश्वर स्थान से होती है। त्र्यंबकेश्वर स्थान से होती है। इसकी सहायक नदियां क्या होती है? बेनगंगा, वर्धा, पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, मानेर, सबरी। इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी कहते हैं। कौन सा गंगा कहते हैं? दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से इसे जाना जाता है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है, कभी इसका जवाब कावेरी होता है तो कभी गोदावरी होता है। ठीक है, अब देखिए इसका हम ट्रिक बताते हैं। कावेरी बोला जाए तो इसको बोलेंगे दक्षिण गंगा। क्या बोलेंगे? दक्षिण गंगा। और गोदावरी अगर बोला जाए, दक्षिण की गंगा इसको कहते हैं। और गोदावरी अगर कहीं रहता है तो इसको दक्षिण गंगा बोलेंगे या इसको वृद्ध गंगा के नाम से, वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। देखिए दक्षिण गंगा, अगर दक्षिण की गंगा अगर बोल दे तो कावेरी, और दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा अगर बोले तो इसका मतलब गोदावरी। ठीक है, ये क्वेश्चन आप बहुत बार आता है और उलझा के चला जाता है, तो आपको उलझना नहीं है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। साइलेंट वैली, भाई साइलेंट, एकदम चुप हो जाइए। ये साइलेंट वैली कहाँ पे है? तो इसका जो सही जवाब है वो कहाँ पे है? केरल। ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी लोग है ना, जहाँ पढ़ा लिखा आदमी होगा वो क्या होगा? साइलेंट होगा। कहीं सब जानता है भाई। ठीक है, लाइब्रेरी जाइएगा तो लाइब्रेरी में क्या देखने को मिलेगा? सब शांतिमय ढंग से पढ़ता है। काहे? कहीं सब पढ़ा लिखा है। और गवार के यहाँ जाइएगा तो ये भोचर भोचर कर रहा है, वो भोचर भोचर कर रहा है। इस तरह से क्या होता है? खाली क्या होता है? हल्ला होता है, हल्ला गुल्ला होता है। तो यहाँ पे साइलेंट वैली कहाँ पे है? आप दिमाग लगाइए, ट्रिक तो बताइए दी। ज्यादा पढ़ा लिखा रहेगा, ज्यादा शिक्षित कहाँ पे है? केरला में। तो चलिए इसका कुछ विशेष बिंदु देख लेते हैं। विशेष बिंदु क्या है? केरल स्थित शांत घाटी, जिसको शांत घाटी यानी साइलेंट वैली, हिंदी में शांत घाटी, इंग्लिश में साइलेंट वैली, अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? जैव विविधता। जैव विविधता माने बहुत प्रकार के वहां जीव जंतु, दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है, जिसके कारण उसको साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा बोर्डवा पे। भारत में पीत क्रांति, देखिए आप तो सुने होंगे नीली क्रांति, सफेद क्रांति। भाई ये कौन सी क्रांति पूछ दिया है? पीत क्रांति, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पीत क्रांति हो जाएगा तिलहन के उत्पादन के साथ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा बोर्डवा पे, ध्यान से देखिए। ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से भाई फ्लड, फ्लड जब भी हो जाएगा दुग्ध उत्पादन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, बोर्डवा पे ध्यान से देखिए। सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भाग में विभाजित? अब बेटा यहाँ पे देखो, ये सूर्य है, ये चंद्रमा है। अब उसके ऊपर से टॉर्च जला देंगे तो 2 भाग में विभाजित हो जाएगा ना। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 2 भाग। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और ये 2 भाग जो है ना, इसका अलग अलग नाम है। क्या है? जब भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है 2 भाग में बट जाता है। तो एक को बोलते हैं अम्ब्रा। क्या बोलते हैं? अम्ब्रा। और दूसरे को बोलते हैं पेनम्ब्रा। इस तरह से दोनों भाग का अलग अलग नाम है। पूछ दिया जाता है कि जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण घटता है तो ये 2 भाग में विभाजित होते हैं, दोनों भागों का क्या क्या नाम है? तो क्या क्या नाम हो जाएगा? अम्ब्रा और पेनम्ब्रा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है भाई बोर्डवा पे, ध्यान से देखिए। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल, वायुमंडल में कुल कितनी परत होती है? तो 5 परत होती है। उसमें सबसे निचली परत को हम लोग कहते हैं क्षोभ मंडल। क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल। इसका ट्रिक बता देते हैं याद रखने का, 5 का पूछ दिया जाता है, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है इससे रिलेटेड। क्या होता है क्षोभ मंडल का? ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, छोड़ सबको
और मैं बाहर आया, बाहर आया। बस ये याद करके रख लीजिए, छोड़िए सबको और आप बाहर निकल जाइए। तो हम क्या किए, छोड़े सबको और मैं बाहर आ गया। तो इसका जो ट्रिक है, छोड़ से हो जाएगा क्षोभ मंडल, स से हो जाएगा समताप मंडल, म से हो जाएगा मध्य मंडल, और ब से हो जाएगा क्या, वायुमंडल, और आ से हो जाएगा आयन मंडल। अब बोलिएगा सर इसमें ये ओजोन मंडल कहाँ पे पाया जाता है, ओजोन परत। तो ये समताप मंडल के भीतर ही पाया जाता है। तो आपको ट्रिक याद करके रख लेना है, छोड़ सबको मैं बाहर आया। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा बोर्डवा पे, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है, रेडियो तरंग को। तो कहां पे, जहां पे आयन बनता है। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आयन मंडल। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा पे 26, अधिकतम ऑक्सीजन किससे उपलब्ध होती है, ज्यादा ऑक्सीजन किससे मिलेगा, हरा जंगल से, रेगिस्तान से, घास के मैदान से, पादप प्लक पूंछ से। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा पादप प्लक पूंछ। चलिए देख लेते हैं इसका कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। जानकारी क्या है, पृथ्वी पर ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत क्या है, समुद्री वनस्पतियां हैं। समुद्री वनस्पति जो कुल ऑक्सीजन का लगभग 50% उपलब्ध करती है। सोचिए समुद्री जल के अंदर जो वनस्पतियां पाई जाती है वो ऑक्सीजन कितना परसेंट रिलीज करती है, 50%। सोच सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए ध्यान से, कहां पे, बोर्डवा पे। बादल फटने का क्या अर्थ होता है, बादल। अब बोलेगा सर बादल फट जाता है, इसे करके वो फट जाता है, ब्लास्ट कर जाता है, बॉम्ब जैसे फूटता है, उस तरह का नहीं है, वैसे नहीं होता है। देखिए बादल फटने का अर्थ क्या होता है, भारी वर्षा होता है तूफान के साथ, और असाधारण रूप से क्या होता है, भारी बरसात होती है। तूफान आएगा, आंधी आएगा, आया आया तूफान, और तूफान के साथ क्या रहेगा, भारी बरसात। तो उसी को बोलते हैं बादल फटना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा 28, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, तारों का रंग। तारा देखबे करते हैं, नहीं तो आज रात को वेट कीजिएगा 8 बजे रात को तारा दिखाई देगा। तो किस पे निर्भर करता है, दूरी पे, रेडियस पे, वायुमंडलीय दाब पे। तो इसका सही जवाब है वो किस पे, तापमान पर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा पे 29, प्रकृति में सबसे सशक्त बल है, सशक्त यानी मजबूत, प्रबल बल। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका नाभिकीय बल। और सबसे कमजोर अगर बोला जाता तो वो क्या हो जाता, गुरुत्व बल। चलिए इसकी कुछ जानकारियां देख लेते हैं। विशेष जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। वैज्ञानिकों ने प्रकृति में 4 विभिन्न प्रकार के बलों को परिभाषित किया। कितने प्रकार के बलों को पूछा जाएगा, वैज्ञानिकों ने कितना बल प्रमाणित किया है, 4 प्रकार। क्या क्या, वैद्युत चुंबकीय, सशक्त नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय गुरुत्व बल। सशक्त नाभिकीय बल चारों बलों में से सबसे सशक्त होता है, यानी मजबूत होता है, यानी प्रबल होता है, जबकि गुरुत्व बल सबसे दुर्बल होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और लंबी दूरी तक कौन सा बल कार्य करता है, उसमें से अगर पूछ दिया जाता तो सबसे लंबी दूरी गुरुत्व बल कार्य करता है। देख लीजिए पृथ्वी कहाँ, सूर्य कहाँ, अभी चक्कर लगा रहा है ना, चक्कर लगा रहा मतलब क्या है, बीच में बल लग रहा है, और गुरुत्व बल लग रहा है, वो क्या है, एक दुर्बल बल है। चलिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा एपी कल्चर। अगर कोई बोलता पीसी कल्चर, तो पीसी कल्चर क्या होता है, ये मछली से रिलेटेड है, पीसी, पीस पीस काट दीजिए मछली को। और सिल्वीकल्चर क्या होता है, वनों से। और सेरीकल्चर क्या है, ये आप कमेंट करके बताइए। और ये भी बताइए कौन कौन जिलों से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा के भागिएगा, और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करके जाएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।